औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रास्ते बना लिए। दोस्तों और साथियों, आज की इस वीडियो में हम भिवंडी बिल्डिंग्स आने का जिम्मेदार कौन, इस पर बात करेंगे। भिवंडी में 90 से 95% इमारत गैर कानूनी है। म्युनिसिपल इमारत जो पहले थी जूना एसटी पर, वो भी गैर कानूनी है। जो 6 मंजिला इमारत है, ये एक आरटीआई में खुलासा हुआ। आज भिवंडी को क्लस्टर डेवलपमेंट की असल ज़रूरत है। क्लस्टर डेवलपमेंट जहां गुंजान आबादी होती है, उसके लिए ज़्यादा एफएसआई देकर और छोटे छोटे मकानात या जितनी जगह है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा एफएसआई देकर तर्ज तामीर को या उस ढंग को या उस कानून को क्लस्टर डेवलपमेंट कहते हैं, जो कई सालों से भिवंडी के लिए बात कही जा रही है, लेकिन किसी न किसी वजह से वो मामला डिले होते जा रहा है। ये सारे स्कीम जो झोपड़पट्टियों के लिए बनाई जाती है, उसके तर्ज पर एफएसआई देना वक्त की ज़रूरत है। और हमारे भिवंडी शहर में ट्रांजिट कैंप और रिपेयर बोर्ड का बनाना बहुत ज़रूरी है, जो महाडा के तर्ज पर बने और कम कीमत वाले मकानात भी तामीर किए जाएं। तो ये तो हुई चंद बहुत अहम बातें या नुकात जो होना चाहिए और जो हमारे भिवंडी में सिरे से है ही नहीं। लेकिन हमारे लोगों का मामला ये है कि हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं या बिल्डिंग में रहने के सभी ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन उसमें रहने का शऊर बहुत कम लोगों में है। सिर्फ अपने फ्लैट की हद तक अपना घर समझकर साफ सफाई, निगरानी, रिपेयर करना नहीं होता, बल्कि अपने फ्लैट के साथ साथ पूरी बिल्डिंग की कमोबेशी पर नज़र रहनी चाहिए। जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम का सही काम करना, वाटर लाइन का म्युनिसिपल लाइन से हर फ्लैट में पानी पहुंचाना या पहुंचना बिना किसी लीकेज के। बिल्डिंग में फ्लैट खरीदते वक्त उसकी परमिशन, तामीराती कार्रवाइयाँ कि किस तरह से बिल्डिंग बनी है, फाउंडेशन से आखिरी फ्लोर तक परमिशन कितना था, कितनी बनी है, असेसमेंट सही हुआ है या नहीं, आखिरी फ्लोर पर यानी टेरेस पर ब्रिक कोबा हुआ है या पतरे लगाए गए हैं या नहीं, ये सब नुकात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट भिवंडी के साथ हमेशा सौतेला सलूक करती है। कई बार क्लस्टर डेवलपमेंट एफएसआई 4 तक करने की बात हुई, लेकिन ना जाने कौन सी मसलियत आड़े आती है कि सब टाइम फिश हो जाता है। रोड वाइडनिंग और फौरी बिल्डिंग बनाने की परमिशन देना हम जैसे जानते ही नहीं। अनपढ़ जाहिल कॉरपोरेटर्स को हम भेजते हैं, जिन्हें ढंग से अपनी ज़बान में बात करना नहीं आती। वो मराठी और इंग्लिश किस तरह से पढ़ेंगे, लिखेंगे या कोई अच्छी तजावीज़ पेश करेंगे। हुकूमत की अच्छी बड़ी पॉलिसियों से नाबलद लोग हमारी नुमाइंदगी करते हैं। हमें चाहिए कि हम सबसे पहले कानूनी बिल्डिंग में ही फ्लैट खरीदें और जहां हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, वहीं पर अच्छे इंजीनियर से उस बिल्डिंग के ताल्लुक से सुलह मशवरा करें। हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरह हमारी बिल्डिंग बीमार है, सेहतमंद है, उसके लिए इंजीनियर से राब्ता करना ज़रूरी है। अगर बीमार है तो इलाज क्या? पुरानी बिल्डिंग का, खासतौर से 25-30 साल पुरानी बिल्डिंगों का स्ट्रक्चरल ऑडिट इंजीनियर से ज़रूर कराएं। अगर वो आपको ये राय देता है कि ये रहने लायक नहीं है, तो जिद ना करें। उस बिल्डिंग को अपनी और अपनी फैमिली की जान और माल के लिए छोड़ दें। सभी फ्लैट मालिकों को मिलाकर खुद एक सोसाइटी बनाएं, अपना अमीर बनाएं
जो सूझबूझ वाला हो और फिर नए सिरे से बिल्डिंग को बनाएं और खुशहाल रहें, क्योंकि जान है तो जान है, जहां है। किसी भी चीज की ज्यादती जहर है। इसी तरह घर मकान के लिए मुसलसल पानी टपकना, बहना, चाहे पानी की टांकी का हो या ड्रेनेज का, बहुत ही खतरनाक साबित होता है। आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन की तरह बिल्डिंग घर मकान को खा जाता है। पहले के मकानात की तर्ज तामीर बहुत ही शानदार होती थी, इसलिए सालों साल खड़े रहते थे। लेकिन आज का तर्ज तामीर उतना असरदार नहीं है और हम लोगों को बहुत जल्दी होती है हर काम की। जबकि घर एक बार बनता है, हमें उसमें हर काम बारीकी से और एक्सपर्ट के सलाह मशवरे से होना चाहिए। लेकिन आज हम खुद एक्सपर्ट बने बैठे हैं। मामूली बेगारी, फिटर, कॉन्ट्रैक्टर के रहमो करम पर बिल्डिंग बनती जा रही है। जैसी निगरानी होनी चाहिए और कंस्ट्रक्शन की बारीकी को देखना समझना चाहिए, हम नहीं करते। आखिरकार अंजाम बुरा होता है। अब रहा जो गुज़िश्ता दिनों बिल्डिंग साने हुआ, जिसमें 40 से ज़्यादा अमवात हुई, तो उसकी जहाँ म्यूनसिपलिटी की जिम्मेदारी बनती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों ने ज़्यादा FSI नहीं दिया और किस तरह से बिल्डिंग बनी है उसका ऑडिट नहीं किया, या कि वो बहुत से मामलात में, जैसे इस बिल्डिंग के मामले में हुआ कि ये बनी है ग्राम पंचायत के दौर में, और जब जुलाई 1982 में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एरिया बना तो ये म्यूनसिपलिटी में ये बिल्डिंग आ गई। लेकिन ग्राम पंचायत के ज़माने में जितनी भी बिल्डिंगें बनी और जितनी भी नई तामीरात हुई थी गांव के किनारे, शहर के किनारे, वो ज़्यादातर लोड बेरिंग टाइप बिल्डिंग बनी थी, या अगर RCC बनी भी थी तो उसका जो क्वालिटी था, जो बिल्डिंग की मटेरियल की क्वालिटी बहुत लो थी। और जो कोई भी बिल्डिंग अगर 25-30 साल अपनी उम्र गुजार देती है तो समझो वो बिल्डिंग अब रहने लायक नहीं है। लेकिन हम लोग उसी को घसीटते रहते हैं और कभी भी मेंटेनेंस के नाम पे हम कोई खर्च करने को तैयार नहीं। जितने भी लोग बिल्डिंग में रहते हैं उनका आपसी कोई तालमेल नहीं होता, किसी तरह का भी वो फंडिंग करने को तैयार नहीं होते, किसी तरह का भी ताउन पैसे से या वक्त से देने को तैयार नहीं होते। हर आदमी अपने आप को बहुत बिजी बताता है और हर वक्त तो वो ये कहता है कि अभी मेरे पास उतना पैसा नहीं है या मैं कोई भी शेयर नहीं करूँगा। जबकि घर हमारी एकदम लाजमी ज़रूरत में से है। जिस तरह से हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके बिना चारा नहीं, इसी तरह हमारी बिल्डिंगें जब बीमार होती है, रिपेयर चाहती है, तो हमें उसको रिपेयर करना अशद ज़रूरी है। और अगर हम नहीं करते तो इस तरह के हादसे होते हैं। अब इस बिल्डिंग में हुआ क्या? इस बिल्डिंग में 24 फ्लैट थे। लोगों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस बिल्डिंग के अंदर, जैसा कि हर बिल्डिंग में होता है, जैसे जैसे फैमिली बढ़ती है उसमें रूम बना लेते हैं, गैलरी को कवर कर लेते हैं और बाथरूम की जगह कमरे बना लेते हैं और कमरों की जगह बाथरूम बना लेते हैं, और उसके जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसको हम डिस्टर्ब करते हैं, एलिवेशन को डिस्टर्ब करते हैं। बहुत सी जगह तो कुछ सयाने ऐसे होते हैं जो बिल्डिंग के पिलर को और बीम को डिस्टर्ब करते हैं, जो उसकी बुनियाद है। तो ऐसी सूरत में अनाड़ी लोगों, जो जिनको कुछ मालूम नहीं है, वो इतना बड़ा बड़ा काम कर जाते हैं और जो कि हमारे आने वाले दिन में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं और फिर ऐसे हादसा रोनुमा होते हैं। दूसरे, हमारे यहाँ भिवंडी शहर में जो पहले बिल्डिंगें बनी उसमें एक चलन था कि नीचे लूम और ऊपर रिहाइश। तो ये जो तर्ज तामीर का तरीका है या इस तरह के जितनी भी बिल्डिंगें हैं वो सभी की सभी एक तरह से समझो धोखा है। हमें चाहिए कि जल्द से जल्द हम उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट करें
और जिस बिल्डिंग को भी 25-30 साल हो चुका है वो बिल्डिंग तो ज़रूर खाली कर दें और अपनी कीमती जानों को बचाएं, अपनी फैमिली की जानों को बचाएं और उस बिल्डिंग को पूरी तरह से डिमोलिश करके डबल से सोसाइटी बनाकर और बैंकों से कर्ज लेकर या जो भी उस तरह के इदारे हैं जो इस तरह के काम में सोसाइटी को कर्ज देते हैं उनसे कर्ज लेकर या अपना ज़ाती खर्च करके एक पायदार बिल्डिंग बनाएं और उसमें रहें, क्योंकि जान है तो जहां है। आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि दोस्तों अपनी हिफाजत खुद करने की आदत डालें और हम तो फजूल काम के लिए बहुत वक्त देते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए और अपने रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उसके लिए वक्त नहीं देते और एक दिन हमारे लिए वो बहुत बड़ी मुसीबत बनकर हमारे सामने मुंह फाड़े खड़े रहती है। इसलिए हमें चाहिए कि वक्त की ज़रूरत को समझें और जिस मकान में रहते हैं, जिस बिल्डिंग में रहते हैं, उसका बारीकी से मुआयना कराएं और करवाएं और इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट करें और अगर उसमें कोई बात है तो अच्छे इंजीनियर से उसका मशवरा करें और मकान को पायदार बनाएं। और हम भिवंडी में एक आदत है कि हम अपने मकान को रंग रोगन नहीं करते। ये भी एक तरह से बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि रंग रोगन जो आउटर साइड से होता है अगर हम वो करें तो उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बाहर के पानी या बाहर के मौसम उस पर जल्द असरअंदाज नहीं होता। लेकिन यहाँ भिवंडी में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े मकानात बना लेते हैं, लेकिन उस पर कलर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है।